पंजाब में हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक की ओर जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क मार्ग से जाते हुए उस समय फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट के लिए फंस गए, जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने आगे रास्ते को रोक दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इस घटना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में गंभीर चूक करार दिया गया। सुरक्षा खामी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को वापस लौटाने का फैसला किया गया। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर बीजेपी भड़की हुई नजर आई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, कांग्रेस के संरक्षण में हुई यह घटना, कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत करती है। भारत के प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए 10,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। एसपीजी और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर सभी इंतजाम किए गए थे। हरियाणा, राजस्थान के बीजेपी कार्यकर्ताओं की सभी बसों के लिए रूट तैयार किया गया था। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह भी कहा कि पीएम ने हुसैनीवाला की सड़क यात्रा करने का फैसला किया। सड़क मार्ग से यात्रा करना उनके मूल कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले पर अब जमकर राजनीति हो रही है, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी पंजाब सरकार और कांग्रेस पर जमकर आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस भी लगातार बीजेपी के आरोपों का जवाब देती हुई नजर आ रही है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। दरअसल भटिंडा से फिरोजपुर जाते समय उनके काफिले को लगभग 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रोका गया। वहां पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा था, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने इस घटना को बहुत बड़ी चूक बताया है और साथ ही उन्होंने भटिंडा एयरपोर्ट पर वापस आने के बाद ये कहा कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद करें कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट सही सलामत लौटाया। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ, इसका जवाब सेना की जांच रिपोर्ट में मिल गया है। बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी इस रिपोर्ट से अवगत कराया गया, जिसके बाद ये नतीजा निकला कि मौसम खराब होने की वजह से उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की सफाई के लिए लगातार ऑपरेशन जारी है और इन्हीं ऑपरेशन में आज सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल पुलवामा के चांदगाम में एक एनकाउंटर हुआ, जिसमें 3 आतंकी ढेर हो गए। मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ, जिसमें 2 एम सीरीज की राइफल और एक AK सीरीज की राइफल बरामद हुई है। वहीं आपको बता दें कि तीनों ही आतंकी जैश-ए-मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं और उनमें से खास तौर पर एक आतंकी पाकिस्तानी नागरिक भी है। ये बात इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि लगातार पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में हो रही आतंकी गतिविधियों से अपना पल्ला झाड़ता रहता है, लेकिन जब ऐसे में पाकिस्तानी नागरिकों की आतंकी गतिविधियों में मौत होती है, तब काफी अहम सवाल उठते हैं। खबरों के माने तो पिछले साल करीब 171 आतंकियों का जम्मू कश्मीर में सफाया किया गया था, जिसमें अकेले 91 पाकिस्तानियों का सफाया किया गया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गलवान घाटी में तिरंगा फहराए जाने पर खुशी जाहिर की है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर सेना की तिरंगा फहराते हुए एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा कि भारत की पवित्र भूमि में तिरंगा ही अच्छा लगता है। इससे पहले राहुल गांधी ने चीन की तरफ से जारी प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए पीएम को इस पर चुप्पी तोड़ने के लिए चैलेंज किया था। दरअसल चीन ने नए साल के दिन गलवान में अपना झंडा फहराए जाने का दावा किया था और चीन के सरकारी मीडिया ने भी इसको लेकर एक वीडियो जारी किया था, जिस पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि गलवान में हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है और चीन को जवाब देना होगा। तोसाम के डाडम में हुए खनन हादसे के बाद बुधवार को चंडीगढ़ में खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में खनन विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद मूलचंद शर्मा ने कहा कि इस मामले में एक SIT गठित की हुई है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मूलचंद शर्मा ने यह भी साफ किया है कि खनन पर सुप्रीम कोर्ट की कोई रोक नहीं है, बल्कि NGT ने क्रेशर पर जरूर रोक लगाई हुई है। इसके साथ ही मूलचंद शर्मा ने यह भी बताया है कि इस मामले में ठेकेदार ने जो भी मृतक मजदूर हैं उनके परिवार को मुआवजा दिया है और उनके बीच सहमति भी बनी है। काबिले गौर है 1 जनवरी को तोसाम के खानक में एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 5 मजदूरों की मौत हुई है, जबकि 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल है।
प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज एक बार फिर एक्शन के मूड में दिखाई दिए। आज अचानक शाहबाद थाने निरीक्षण करने पहुंचे, जहां खामी पाए जाने पर एसएचओ सहित 3 को सस्पेंड कर दिया गया। 33 ऐसे मामले जो पिछले 6 महीने से लंबित थे, उनको लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने एसएचओ को और एक उप निरीक्षक, एक सहायक उप निरीक्षक को मौके पर ही सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ साथ पुलिस अधीक्षक से पेंडेंसी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर मांगी गई है। गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस को चेताया है कि वह आम आदमी को धक्के नहीं खाने देंगे, उनको समय पर इंसाफ मिलना चाहिए। एक तरह से गृह मंत्री अनिल विज फिर अपने उसी फॉर्म में, एक्शन मूड में आज दिखाई दिए। देश में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 49 लाख के पार पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 58,000 से ज़्यादा मरीज सामने आए हैं, जिसके चलते देश में एक्टिव मामलों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कोरोना से ठीक होने वालों की बात करें तो 24 घंटे में 15,000 मरीज ठीक हुए हैं और 124 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। देश में अब तक 4 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान भी किया गया है। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से अपने पैर पसार रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखकर सरकार स्कूलों को लेकर सतर्क हो गई है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में स्कूलों को बंद करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 990 से ज़्यादा कोरोना संक्रमण के केस आने से सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्कूलों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति तक 10वीं के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों को अवकाश के निर्देश जारी किए हैं। इस अवकाश के बीच में वैक्सीनेशन पर कोई भी बाधा ना आए, इसलिए बच्चों को प्रेरित किया गया है कि वो वैक्सीनेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें। इसी के साथ पंजाब और तेलंगाना में भी कोरोना के चलते स्कूलों को बंद किया गया था। देश में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस लगातार देश में अपने पैर पसार रहा है। बढ़ते मामलों ने लोगों के मन में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। न केवल लोगों के मन में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है, बल्कि सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। आम लोगों के साथ साथ फिल्मी सितारे भी इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें फिल्मी सितारों की, तो एकता कपूर, अर्जुन कपूर और करीना कपूर के साथ साथ कई ऐसे तमाम बड़े फिल्मी सितारे हैं जो इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ गए हैं। अब इस लिस्ट में सोनू निगम और उनके बेटे का नाम भी शामिल हो गया है। तो वहीं अगर हम बात करें अमिताभ बच्चन की, तो अमिताभ बच्चन के घर पर एक स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिला है। फरीदाबाद में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं और इसी को लेकर हरियाणा सरकार ने शहर के बाजारों में 5 बजे तक ही दुकानें खोलने का फरमान जारी किया हुआ है, जिसे लेकर अब दुकानदारों और व्यापारियों के साथ साथ सब्जी विक्रेता भी सरकार के इस निर्णय के खिलाफ मुखर होते नजर आ रहे हैं। आज फरीदाबाद के सब्जी विक्रेता एकजुट हुए और उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उनकी दुकान खोलने की समय सीमा को बढ़ाया जाए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी अपील की है कि 5 बजे तक अपेक्षित बिक्री न होने के कारण उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वे लगातार दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा में भी व्यापारियों, दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं को राहत देने की बात कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। एक तरफ जहां कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, वहीं कोरोना के दूसरे वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। हम आपको बता दें कि यमुनानगर के अंदर 4 नए मामले ओमिक्रॉन के सामने आए हैं। ये चारों लोग ऑस्ट्रेलिया से लौटे थे और उसके बाद इन्हें 7 दिन क्वारंटाइन रखने के बाद इनके सैंपलों की जब जांच की गई तो ये कोरोना संक्रमित पाए गए। उसके बाद जो है इनके सैंपल दिल्ली लैब के अंदर भेजे गए। वहाँ पर जो है चारों के अंदर ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। वहीं हम आपको बता दें कि जिले के अंदर अब 7 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि जो पहले 3 मामले सामने आए थे, जिनकी नीदरलैंड की हिस्ट्री थी, वो स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। वहीं जिले के अंदर अगर कोरोना के केसों की बात करें तो कुल 65 एक्टिव मामले हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर 10 नए मामले सामने आए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लगातार जहां वैक्सीनेशन की जा रही है, वहीं लगातार सैंपलिंग भी की जा रही है। वहीं विदेशों से आने वाले लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री पर नज़र रखने के साथ साथ उनकी सैंपलिंग भी की जा रही है। वहीं उनका ये कहना है कि लोग जो है कोरोना के नियमों का लगातार पालन करते रहें और सतर्क रहें, ताकि इसके संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके।
हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का दौर जारी है, तो हिमाचल प्रदेश के ही मैदानी इलाकों में भी बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रही है। इसका असर अब मैदानों में भी देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो मौसम खराब रहा और झमाझम बारिश का दौर जारी है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अनुमान जताया गया है कि आने वाले दिनों में फिलहाल दिल्ली वासियों को ठंड के प्रकोप का ही सामना करना पड़ेगा। आपको ये भी बता दें कि बारिश अब मुश्किलें लगातार लोगों की बढ़ाती जा रही है, क्योंकि ऐसे में परेशानियां बढ़ जाती है, आने जाने में भी दिक्कतें आती है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल में भी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले दिनों तक लोगों को प्रचंड ठंड का सामना करना पड़ेगा। 9 जनवरी तक मौसम इसी तरह से बना रहेगा। दादरी जिले में अल सुबह से हल्की बरसात हो रही है। यह फसल के लिए बहुत ही लाभदायक है। मौसम विभाग की ओर से भी 2 दिन तक बरसात बताई है। शरद ऋतु की पहली बरसात है जो फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस बरसात से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। आपको बता दें कि दादरी जिले के क्षेत्र में गेहूं, सरसों, चना बिजाई की जाती है और इस बरसात से इन तीनों फसलों के लिए बहुत ही फायदा रहेगा। वहीं किसानों का कहना है कि बरसात से फसल के लिए तो अच्छा है, लेकिन यूरिया खाद की किल्लत बनी हुई है। इस ओर भी सरकार ध्यान दे ताकि बम्पर फसल पैदावार की जा सके। वहीं बरसात से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। कल जो है देर रात्रि से रुक रुक करके हल्की बारिश लगातार क्षेत्र में जारी है और अभी सुबह से जो है बारिश थोड़ी तेज हुई है और अब फिलहाल भी जो है हम बारिश के अंदर खड़े हैं, बारिश हो रही है। इस बारिश से जहां रबी की फसल को फायदा मिलेगा तो वहीं जो है आने वाले दिनों में कोहरे और सर्दी जो है वो अपना सितम दिखा सकती है। इस समय जो है सरसों, गेहूं और चने की जो फसलें हैं वो सिर्फ पानी की रिक्वायरमेंट थी और इस क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी किसान को। काफ़ी लोग जो है जो पानी से वंचित थे, अब उनके जो है यहाँ पर जो है बरसात का जो है जो पानी है वो पूर्ण रूप से फसल को है फायदेमंद है। अब देखना यही होगा कि ये बारिश अब हल्की बारिश कब तक जारी है या फिर इससे और तेज बारिश होती है। किन्नौर जिला में लगातार 2 दिनों से बर्फबारी का दौर जारी है। इस बर्फबारी से जिला किन्नौर के किसान व बागवानों में खुशी की लहर भी है। वहीं पर्यटक भी जिला किन्नौर के पर्यटन क्षेत्रों में इस बर्फबारी का आनंद लेते हुए दिख रहे हैं। जिला किन्नौर में अत्यधिक बर्फबारी के चलते ऊंचाई वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क मार्ग भी अवरुद्ध हुए हैं, जिसे प्रशासन लगातार बहाल करने का प्रयास भी कर रहा है। लगातार 2 दिनों से बर्फबारी का दौर जारी होने के चलते जिला किन्नौर में अब 15 से 18 वर्षीय किशोरों के कोविड वैक्सीनेशन की पहली डोज को लेकर भी प्रशासन चिंतित है, क्योंकि अत्यधिक बर्फबारी के चलते जिला किन्नौर के दुर्गम क्षेत्रों में 15 से 18 वर्षीय किशोरों को कोविड की पहली डोज लगाना भी प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। बता दें कि इस सफेद बर्फबारी की आफत से जिला किन्नौर में अब आपदाएं आने की संभावनाएं भी दिख रही है। ऊंचाई वाले पहाड़ियों पर अत्यधिक बर्फबारी के चलते अब ग्लेशियरों का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में जिला प्रशासन ने लोगों को बिना वजह घरों से बाहर निकलने से सख्त मनाही की है, ताकि किसी के जान माल का नुकसान ना हो। प्रदेश में पिछले कल से ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है व नीचे के इलाकों में बारिश हो रही है। ऐसे में प्रशासन ने सभी लोगों से, खासकर सैलानियों से आग्रह किया है कि वे नदी नालों व ऊंचाई वालों इलाकों की ओर रुख न करें, क्योंकि ऐसे में लैंडस्लाइड व जो ग्लेशियर आने की स्थिति बन जाती है। और दूसरी ओर अगर इस बारिश व बर्फबारी को देखें तो ये बागवानी बाग सैलानियों के लिए उत्तम भी मानी जा रही है। मालखा में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। पिछले काफी दिनों से गोलीकांड व लूटपाट की कई घटनाएं समालखा में हो चुकी है। हालांकि पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए भरसक प्रयास करती है और कई मामलों में उन्होंने सफलता भी हासिल की है, लेकिन उसके बावजूद भी बदमाश जो है वो वारदात को लगातार अंजाम दे रही है। कल देर शाम भी एक व्यापारी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला बताया जा रहा है कि व्यापारी बाजार से पैसों की कलेक्शन करके घर जा रहा था और कुछ बदमाश उसके पीछे थे, जिसमें उन्होंने व्यापारी से बैग छीना और उसकी गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। जिसके बाद परिजनों ने व्यापारी को अस्पताल पहुंचाया और वहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह मामला यहीं तक नहीं रुका। इसके बाद आज मालखा के सभी दुकानदारों ने बाजारों को बंद कर दिया और गुस्साए दुकानदारों ने सर्विस लाइन पर जाम लगा दिया। लगभग 1 घंटा सर्विस लाइन पर जाम रहा, जिससे कई राहगीरों को भी भारी परेशानी हुई। वहीं व्यापारियों की समस्या सुनने के लिए हल्का विधायक धर्म सिंह छोकर भी उनके बीच पहुंचे और उन्होंने भी माना कि समालखा में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है।
सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए तमाम प्रकार के प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ चुनिंदा अधिकारियों की कारगुजारी की वजह से सरकार के मंसूबे सफल नहीं हो पाते। इसी प्रकार का एक वाकया कैथल में देखने को मिला, जहां पर नगर परिषद के अधिकारियों ने अपनी कारगुजारी करते हुए लगभग 54 लाख रुपए का लाइट घोटाला कर डाला। जब इसके बारे में भनक लगी तो एक कर्मचारी के द्वारा आवाज भी उठाई गई और उस कर्मचारी को पद से हटा दिया गया। उसके बाद कैथल के उपायुक्त के पास इस मामले की जांच रिपोर्ट आई। जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद अतिरिक्त उपायुक्त ने उपायुक्त कैथल को पत्र लिखकर कार्रवाई के लिए मांग रखी। इसके पश्चात उपायुक्त ने कैथल के पालिका आयुक्त को पत्र लिखा और पालिका आयुक्त ने नगर परिषद के सचिव से उन सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की सूची मांगी है जो उस घोटाले में शामिल थे। हालांकि अभी तक नगर परिषद के सचिव के द्वारा कोई सूची नहीं दी गई है। जैसे ही सूची मिलती है उसके बाद लगभग इन कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। लेकिन सवालिया निशान ये उठता है कि क्या नगर परिषद सचिव इस घोटाले को दबाए रहेंगे या इसको उजागर कर उन कर्मचारियों को सजा दिलवाने का काम करेंगे जिन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया है। रतिया में आग का तांडव। रतिया में आज बाबा फर्नीचर हाउस पर भयानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पल भर में ही पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया। दुकान मालिक का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और अड़ोस पड़ोस के लोगों द्वारा आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई, मगर एक गाड़ी मौके पर पहुंची। लोगों में प्रशासन के प्रति भारी रोष देखने को मिला। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी। जब फतेहाबाद से एक दमकल विभाग की और गाड़ी आई, वहीं स्थानीय लोग भी आग बुझाने में जुटे हुए थे। दुकानदार का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही से उसका लाखों रुपए का सामान जलकर राख हुआ है। गौरतलब है कि रतिया एरिया में एक ही दमकल विभाग की गाड़ी है, जो कि 2 अन्य गाड़ियां काफी समय से कंडम खड़ी हुई हैं।